हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 12 है पार्ट 1 का, है ना। तो इन डिटेल आज हमको बात करनी, एक नया यूनिट स्टार्ट हो गया हमारा, एक नया टॉपिक ही स्टार्ट हो गया। हालांकि जो हमने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रखा, बैलेंस शीट, ओ सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हम कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने मतलब आपको बताया था बेटा, जब मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कितने टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं बेटा, उसमें से एक एलिमेंट हमारा खत्म हो गया है, बैलेंस शीट। विभिन्न प्रकार की बेटा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, मतलब जब भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उसमें बेटा बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, जैसे बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनती है जिसको यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट ऑफ सॉरी, इनकम स्टेटमेंट ही बोलते हैं, लेकिन अभी अभी 4 इनकम ऐड हो जाती है, वो मैं बताऊंगा बेटा आपको आगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फिर हो जाएगा, 3 ये हो गए। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस हो गया, है ना। फिर हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑन इक्विटी। ये सारी के मिला के मतलब हमें वो बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अभी मैंने आपको बोला था हम धीरे धीरे एक को पढ़ेंगे और एक को भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा एक पहली वाली जो थी बैलेंस शीट, पहला एलिमेंट बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी, बेटा वो हमने डिटेल में पढ़ लिया, कवर अप कर लिया, है ना। मैंने आपको इन डिटेल मैंने बेटा आपको इन डिटेल पढ़ाया था बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होती है ना। पहला एलिमेंट हमने पढ़ा बैलेंस शीट क्या होती है। फिर बैलेंस शीट मैंने ये बताया वो अच्छा कौन से एएससी के हिसाब से बनती है, 210 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट 210 के हिसाब से वो बनती है। फिर उसको भी हमने इन डिटेल पढ़ा। बैलेंस शीट के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा। बैलेंस शीट बनती है तो उसके अंदर 3 चीजें दिखती हैं आपको, एसेट्स दिखती हैं, कैपिटल दिखती है जिसको हम इक्विटी बोलते हैं, और लाइबिलिटीज दिखती है। तो मैंने आपको ये 3 चीजें बेटा इन डिटेल में पढ़ाई है ना, इनके कंडीशंस बताई। आज बेटा हम दूसरा एलिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मैंने आपको दूसरा बोला वो है बेटा इनकम स्टेटमेंट, है ना। इनकम स्टेटमेंट आज हमारा बेटा होने वाला है। पहले तो बैलेंस शीट मैंने आपको करा दिया, आज हम इनकम स्टेटमेंट अपना करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। वैसे को हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप नहीं बोलोगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये इनकम स्टेटमेंट और क्या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सेम है? नहीं बेटा, ये बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान का इसमें फर्क है। क्यों है? क्योंकि जो चार, देखिए मैंने आपको बोला था इनकम स्टेटमेंट है बेटा, इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर बेटा जब आप, अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे बेटा नींबू पानी, अब उस अगर आप नींबू पानी पियोगे तो उसको सिर्फ नींबू पानी बोलोगे, लेकिन जब बेटा उसको सोडा डाल दोगे उसके अंदर तो फिर वो नींबू पानी नहीं रहेगा, क्योंकि बेटा आपने उसके अंदर एक चीज मिक्स कर दी है, सोडा, ठीक है। फिर क्या है, ऐसी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर आप अगर चार चीजें कुछ होती है, चार इनकम है बेटा, वो चार इनकम में बताऊंगा, वो अदर इनकम होती है, लेकिन वो एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट में दिखाई नहीं जाती है, ठीक है। तो जब आप उनको दिखा देते हो, डाल देते हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो बेटा फिर उसको इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलो, क्योंकि फिर वो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस रहा नहीं ना, उसका जो मेन मोटो था वो तो उसने फुलफिल नहीं करा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में वो चार इनकम दिखाई नहीं जाती जनरली। वो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा वो तो आपको तब समझ में आएगी जब पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है। इसलिए अब आप टेंशन मत लो कि वो पेपर में आपके आएंगी या नहीं आएंगी, पेपर में जब भी आएंगी वो गिवन होंगी आपको, ठीक है। अभी के लिए आपको वो चार इनकम में बताऊंगा और वो आपको समझनी है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप उन चार इनकम को इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हो तो उससे क्या होगा, वो फिर वो इनकम स्टेटमेंट आपकी इनकम स्टेटमेंट ना रह के कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंस कर दिया आपने उस इनकम को, इनकम स्टेटमेंट के साथ आपने चार इनकम कॉम्प्रिहेंस कर दिया है, तो वो इसको वो उसको बोले जाएंगे फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, वो बहुत ज्यादा वैसे हमको अभी डिटेल में पढ़ना है, वो सब क्या है अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें जो बेटा पढ़ना है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट, ओ सॉरी, इनकम स्टेटमेंट पढ़ना हमको, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस इनकम स्टेटमेंट कभी तो कोई एएससी होगा। जैसे मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट बनती है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन के। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है बेटा, ऐसे नहीं आप अपनी मन मर्जी मुताबिक कैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। अभी मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था ऐसा क्यों है, मतलब हम क्यों किसी एएससी को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनाए। नहीं, कहीं हमारी मर्जी नहीं चल सकती, हम अपने हिसाब से बैलेंस शीट बना ले, हम अपने हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, सामने वाला अपने हिसाब से अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा है, तो भाई साहब कंपैरिजन कैसे होगा? उसने कोई और फॉर्मेट यूज करा है, आपने कोई और ही फॉर्मेट यूज करा है, वो कुछ और तरीके से दिखाता है, आप कोई और तरीके से दिखा रहे हो, तो बेटा ऐसे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एक इन्वेस्टर का। पहले तो वो आप लोगों को
एनालाइज करेगा कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या है ना, वो पकड़ेगा, नहीं है तो पहले आप दोनों को बराबर में लेके आएगा, तो उसकी मेहनत डबल हो जाएगी। और ऐसा तो फिर सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, मतलब एनालिसिस के लिए, है ना, एनालिसिस बेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो बेटा स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, तभी FASB, फॉरेन FASB बेटा, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। तो बेटा उसने क्या करा, उसने ये बोला, मेरी बात सुनो, उसने ये बोला कि भाई साहब एक कॉमन आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, कॉमन फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट अगर ऐसे बनती है तो सारी की सारी कंपनीज को ऐसे ही बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इससे क्या है, एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगा, एक कंपनी भी वही बना रही है, दूसरा कंपनी भी वही बना रही है, तो जो एक इन्वेस्टर है, सरकार है, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, तो बेटा उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, तो उनके लिए हमको बेटा बहुत ज्यादा इजी करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आज दूसरा बेटा मैं यूनिट आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपकी स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे लिख रहा है, इनकम स्टेटमेंट। इसका एएससी क्या है बेटा, इसका एएससी बनता है, ये किस एएससी के अकॉर्डिंग बनता है, ये आपकी किताबों में भी लिखा है। मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, ये एएससी आपको पढ़ने जरूरी नहीं है, ठीक है, 225 के हिसाब से बनता है। वैसे ये एएससी बेटा आपको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीपीए लेवल पे पढ़ना है आपको। ठीक है, सीपीए अगर आप करोगे तो वहां पे एएससी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि वो एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, आप एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं है, आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है। तो जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाता तो वो एएससी का क्या करेगा पढ़ के। हाँ, लेकिन उसको पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट का काम ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको मिल गई है उसके बेस पे डिसीजन लेना। तो बेटा उसको पहले ये तो पता होना चाहिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है नहीं बनी है, क्या एएससी का ऑडिट बनी है या नहीं। उसको पता ही नहीं, हो सकता गलत डिसीजन ले ले, है ना। इसलिए तो नॉलेज सारी होनी चाहिए, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं होनी चाहिए जितनी सीपीए की, क्योंकि सीपीए एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, तो उसका काम ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो जब वो बना रहा है तो उसको पता है, होना चाहिए कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बननी चाहिए। तो 225 एएससी के हिसाब से बननी चाहिए। अच्छा, ये चेंजेस होते रहते हैं बेटा इसमें। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि एएससी एक बार बना दिए तो चेंज नहीं होगा, इसमें कभी कभी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो ये जो अभी अमेंडमेंट बेटा है, अमेंडेड FASB 2021 के हिसाब से अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अमेंडेड है। अभी 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी FASB में, और 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके भी हुई थी। आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ एएससी जब आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा, मैंने आपको बोला है पीडीएफ में कुछ एएससी आपको दी जाएंगी हर चैप्टर की। ठीक है, कि जैसे इस सेक्शन में कौन सी है, दूसरे सेक्शन में कौन सी है, ऐसे में एएससी आपको दूंगा। तो ये कुछ एएससी बेटा आपको याद होनी चाहिए। अभी बेटा यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी तो और भी आने वाली है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की मैं एएससी आपको बताऊंगा, कंटिन्यूड नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन, है ना। इन सब पे कुछ एएससी है, ये आपको कुछ पता होनी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जब भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है, तो बेटा एएससी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 225 में चले जाना। 2025 में बेटा, 225 में आपको पता चल जाएगा इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं। चलिए, एक फॉर्मेट बेटा मैंने आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट का रख दिया है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बेटा ऐसे बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट बेटा दो टाइप से बनाई जाती है, एक सिंगल लेवल और एक मल्टी लेवल। अभी आपको यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिंगल लेवल क्या होता है, मल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, अभी आप ऐसा समझिए, अभी एक इनकम स्टेटमेंट है, उसका एक प्रो फॉर्मा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आगे जाके धीरे 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 मैं आपको बताऊंगा सिंगल लेवल मल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको बता दिया सिंगल लेवल मल्टी लेवल, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी आपको क्या बेसिक समझना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर कि इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे, उसके अंदर चीजें क्या 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 डलती हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे बैलेंस शीट हम पढ़ रहे थे बेटा, बैलेंस शीट में मैंने आपको सारे के सारे फिर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे बेटा। पहले तो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट क्या होता है, फिर उसके अंदर की कंपोनेंट्स भी तो पढ़ा है, एसेट, इक्विटी और लायबिलिटीज। ऐसी इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, फिर इसके अंदर के भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट्स, ये सब लॉसेस, ये सब मुझे आपको पढ़ाने पड़ेंगे, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपके सामने प्रो फॉर्मा रख दिया है एक इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, चलिए, आगे वाली क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल में एएससी 225 के हिसाब से बैलेंस शीट एक्चुअली दिखते कैसे। वो एक सैंपल बैलेंस शीट होगी बेटा, सॉरी, सैंपल इनकम स्टेटमेंट होगी, जैसे मैंने 210 के हिसाब से आपको दिखाई थी एक सैंपल बैलेंस शीट, जो तो यूट्यूब पे भी मेरे वो शॉर्ट्स अवेलेबल है। ऐसे ही इसकी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसी होती है। सैंपल है वो। ठीक है, चलिए, देखिए बेटा ये कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं आपको एक बात बोलूं, ये बचपन से हम जो एक पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं ना, पीएनएल अकाउंट,
इसी को ही इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, इनकम सारी यहाँ पे डालते हो बेटा, अब रेवेन्यूज और खर्चे एक्सपेंसेस आप सारे यहाँ डेबिट करते हो। क्यों? क्योंकि बेटा पीएनएल अकाउंट कौन सा अकाउंट फॉलो करता है, कौन सा रूल फॉलो करता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, मतलब जो भी खर्चे वगैरह हैं उनको डेबिट करो, और जो भी इनकम है, मुनाफे है, उनको क्रेडिट करो। तो बेटा जब क्रेडिट करना है, इसलिए इनकम्स, इसलिए बेटा पीएनएल अकाउंट क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए सारी की सारी इनकम्स वगैरह आप बेटा रेवेन्यूज वगैरह आपने देखा होगा, आप उसको हमेशा क्रेडिट साइड पे डालते हो। ये सब 11th क्लास के कंसेप्ट है। और डेबिट साइड में आप सारे खर्चे डालते हो। आपको पता है क्यों डालते हो? क्योंकि वो आपके नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आप यहाँ पे डालते हो। यही बेटा इनकम स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है। हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, तो बेटा कंपनियों ने बोला हम अपने आप को कुछ हटके दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाना चाहते हैं। और कोई बात नहीं बेटा, मतलब वही है, चीजें सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, बस कुछ चीजें एडवांस आ गई, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा चीजें एडवांस होती नहीं है। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? उसमें तो धंधा और बंदा बिल्कुल सेम है, और ज्यादा कुछ एडवांस बिजनेस तो उसमें होता नहीं, तो नॉर्मल नॉर्मल इनकम खर्चे आते हैं बेटा उसके अंदर। लेकिन कंपनी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है और बड़े बड़े उसके ऑपरेशन होते हैं, तो कुछ सोफिस्टिकेटेड चीजें आ जाती है, तो उसके नाम थोड़े उन्होंने फंकी फंकी से रखे हुए हैं बेटा। लेकिन मैं आपको वहां पे बताऊंगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अपना वही 11th क्लास का कंसेप्ट है। बस यहाँ पे बैलेंस शीट बेटा हम ऐसे बनाया करते थे 11th क्लास में, यहाँ पे हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पे बनाएंगे ऐसा। ठीक है, चलिए। तो 11th क्लास में तो वर्टिकल फॉर्मेट यूज करते थे ना बेटा, यहाँ पे लेकिन हम बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ भी नहीं है बेटा, वही अपने 11th बस पीएनएल अकाउंट यूज करते थे। कंपनी ने बोला यार पीएनएल बड़ा ही मतलब कॉमन नाम लग रहा है यार, ये तो बेटा बेकार बेकार सा लग रहा है, पार्टनरशिप में चल जाता है ना, अपना या सोल प्रोप्राइटरशिप में चल जाता है, लेकिन कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं चलता बेटा। कंपनीज भी नहीं चलता, क्योंकि कंपनी अपने आप को अलग रखना चाहती है ना, क्योंकि उसके रूल भी अलग है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हालांकि सोल प्रोप्राइटरशिप और अपनी जो पार्टनरशिप है वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन सॉरी सेपरेट एंटिटी है, लीगल नहीं, सेपरेट एंटिटी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, उसमें पता धंधा और बंदा दोनों सेम है। कंपनी में बेटा सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है। ठीक है, चलिए। तो कंपनी ने बोला यार जब हम इतने अलग है तो हम इनका नाम यूज नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ऐसा लगेगा हम इनके भीड़ में है, हम अलग रखेंगे, कुछ हटके रखेंगे। इन्होंने अपना नाम बदल के इनकम स्टेटमेंट रख दिया। वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वही है, रूल भी वही लगेगा, है भी नॉमिनल अकाउंट। सारी इनकम आपको यहाँ क्रेडिट साइड में डालनी है, डेबिट साइड में डालनी है। ठीक है, बस यहाँ पे बेटा डेबिट क्रेडिट नहीं होता, मैंने बोला ना, क्योंकि यहाँ वर्टिकल फॉर्मेट नहीं है, सारा का सारा एक सिंगल लाइन में बनता है, सिंगल स्टेप है। ठीक है, इसलिए बेटा आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं दिखेगा, लेकिन रूल वही फॉलो हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। बस इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया बेटा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनकम सारी एक तरफ डाल दी, खर्चे इन्होंने दूसरी तरफ डाल दिया, अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको मैं डिस्कस कर बताऊंगा बेटा कैसे होता है। तो इनकम स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वही हर चीज है, बस नाम बदल दिया बेटा। यही मैं कह रहा हूँ ना, 11th 12th क्लास के कंसेप्ट से हो जाएंगे सारे, इन्होंने सिर्फ नाम बदल दिए। अभी बताऊंगा आपको इन डिटेल। ठीक है, चलिए। हो गया, तो इनकम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, इन्होंने नाम इनकम स्टेटमेंट रख दिया। अब ये आ जाइए यहाँ बेटा, जहां पे हम बचपन में इसको सेल्स लिखा करते थे, यहाँ पे इसको रेवेन्यू बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते थे? इसको सेल्स लिखते थे, इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू लिख दिया। हाँ, तो रेवेन्यू लिख देंगे, क्या बड़ी बात हो गई बेटा? सोफिस्टिकेटेड चीज लिखना है ना, कंपनी थोड़े वर्ड्स हंकी फंकी लिख देता है। ठीक है, चलो, सेल्स नहीं लिखना, उसको रेवेन्यू लिखता है। अच्छा, कभी कभी बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख देगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है? ऑपरेशंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका, जब मैंने आपको वर्किंग कैपिटल पे एक्सप्लेन करा था। ऑपरेशंस का मतलब आपका जो धंधा है, मेन जो धंधा आपने जिस चीज के लिए खोला, उससे आपको कौन कौन सी कमाइयां आ रही है वो। जैसे बेटा एक आपने टायर का बिजनेस खोला, टायर का बिजनेस खोला, तो बेटा जब आपका जो मेन काम आना चाहिए, मेन जो आपकी सेल्स आनी चाहिए, वो टायर बेच के आएगी ना। सोचो आपने टायर का बिजनेस खोल रखा है, ठीक है, तो आप टायर बेच के जो आप कमाइयां लेके आ रहे हो उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब आपका मेन ऑपरेशन क्या है, मेन धंधा क्या है? टायर बेचना। तो टायर बेच के जो आपको इनकम आ रही है उसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम इनकम, ओ सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फिर यहाँ तो हो गई सेल्स। अच्छा, सेल्स होगी तो बेटा आपने टायर बनाए होंगे, मतलब आपने टायर बेचे, तो वो तो हो गई सेल्स। लेकिन बेटा वो जो टायर आपने बनाए होंगे, जो टायर आपने बेचे हैं बेटा, वो ऐसे ही तो प्रकट नहीं होगा, आपने पहले उसको बनाया होगा ना। अरे आप जो टायर मार्केट में बेच रहे हो, पहले वो आपने बनाए होंगे ना, ऐसे कैसे बेच दिए? पहले बनाए होंगे तो, अच्छा बनाए होंगे तो बनाने का खर्चा आया होगा,
तो उस खर्चे को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हालांकि इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है ना, जब हम बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो आपको पता है ना ये कैसे निकलता है। ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पे बनाया करते थे, तो हम यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का कुछ माल बचा होगा। अच्छा, वो इस साल बनाने के लिए काफी तो होगा नहीं, तो आप इस साल और खरीद लोगे, टू परचेसेस। तो टोटल गोदाम में इतना माल पड़ा है और लास्ट में आपने देखा साल में इतना बच गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल ही चाहिए तो ये देखो, जैसे पिछले साल आपने देखा 50,000 का माल है, लेकिन 50,000 से तो इस साल कुछ काम होगा नहीं, तो आपने कहा 1 लाख का और खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 1.5 लाख, तो बेटा 1.5 लाख का 1,50,000 का टोटल आपके गोदाम में माल पड़ा है। ठीक है, अच्छा फिर साल के एंड में आपने देखा कि बेटा बस 20,000 ही बचा है, पूरा साल खत्म हो गया, ये तो पूरा आपका साल का मामला हो गया। साल का जब एंड हो गया, गोदाम में जाकर देखा कितना बचा, आपने देखा 20,000। पूरे साल आपके पास 1,50,000 का स्टॉक था, साल के एंड में देखा सिर्फ 20,000 है, तो बेटा बाकी 1,30,000 कहां चला गया। 1,30,000 क्या है, यही तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बिक गया ये। मतलब 1,30,000 का माल आपने बेच दिया ना, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, फिर उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। सेलिंग प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस टोटल रेवेन्यूज आ जाएगी। बेटा बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ये आपको मैंने सिखाया है। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स बेटा करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है एक कंपनी की। चलिए ठीक है, फिर बेटा जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे, बेटा मेरी बात सुन रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जब आपको बनाने का खर्चा, लागत, जो आपने रेवेन्यू बेचा है, रेवेन्यू आपने जो इकट्ठा करा है, जो आपके पास सेल्स आई है, उस सेल्स को आपने, मतलब माल जो आपने बेचा होगा उसको बनाया होगा तो उसका खर्चा आपने माइनस करा, तो माइनस करते हुए बेटा आपके पास प्रॉफिट आएगा। बट ऑब्वियस है बेटा, आपने मुनाफा कमाया, सॉरी कमाई आई, आपके पास माल बेचा, लेकिन माल आपके, जो आपके पास माल बेच के कमाई आई है, वो पूरी कमाई तो है नहीं, उसको तो बनाने की लागत आई होगी, तो वो माइनस करी। जो बच गया उसको मुनाफा बोलेंगे, लेकिन उसको पूरा मुनाफा नहीं बोलेंगे बेटा, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेटा ये पूरा प्रॉफिट तो है, बेटा ये प्रॉफिट तो है, लेकिन ये अभी आपका पूरा प्रॉफिट नहीं है, मतलब इसको आप अपना फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते। हालांकि प्रॉफिट है, क्योंकि आपने माल बेचा, माल बेचने का जो बनाने की लागत थी वो माइनस करी, तो प्रॉफिट आया, नो डाउट। लेकिन बेटा इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने और भी साथ में कुछ खर्चे कर रखे हैं। बेटा ये प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए लेकिन और भी आपने खर्चे कर रखे हैं, क्योंकि वो अगर आप खर्चे नहीं करते तो शायद आप ये प्रॉफिट नहीं कमा पाते, तो वो भी तो अभी माइनस करो। तो आप बोलोगे सर यही माइनस कर देते, बेटा यहां माइनस कर देते, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का खर्चा नहीं है ना, मतलब माल बनाने की लागत नहीं है, वो कुछ अलग खर्चे, जैसे सैलरीज है, आपने इंप्लॉयज को सैलरी दी होगी, बेटा सैलरी नहीं देंगे तो धंधा कैसे चलेगा, वो भी तो इंपॉर्टेंट खर्चा है ना, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है वो, क्योंकि माल बनाने का खर्चा नहीं है। हाँ लेकिन वेजेस माल बनाने का खर्चा है, बेटा याद रखना, वेजेस माल बनाने का खर्चा है। ये आपको इन डिटेल बेटा सेक्शन सी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग, वहां पे आप, सॉरी सेक्शन डी, वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के बाद मैंने आपको बोला फिर और भी कुछ खर्चे होंगे बेटा, जैसे सेलिंग, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बेटा जैसे आपने माल तो बना लिया, आपने माल बिक गया, लेकिन बेटा ये जो आपने माल बेचा होगा, ये जो आपने माल बेचा होगा बेटा, ऐसे ही बेच दिया होगा बेटा, आपने एडवर्टाइजिंग का खर्चा कर रखा, आपने होर्डिंग्स लगाए होंगे, आपने लोगों को रखा होगा, ब्रांड एम्बेसडर रखा होगा, है ना। अच्छा फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होगी, ट्रक्स वगैरह आए होंगे उनको, है ना, ट्रक्स, अरे लोडिंग वगैरह वेयर हाउस में, सॉरी क्या कहते हैं, आपके जो वेयर हाउस है, हाँ वहां पे ट्रक्स वगैरह बुलवाए होंगे, वहां पे आपने अपना माल लोड करवा के भिजवाया होगा, तो उन ट्रक्स की कॉस्टिंग होगी, कैरेज आउटपुट जैसे बोलते हैं। तो बेटा ये सब के सब आप सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डालेंगे, तो देखो ना ये वाले खर्चे आपको डेबिट कर, ये वाले खर्चे भी माइनस करने पड़ेंगे, नो डाउट। ग्रॉस प्रॉफिट इज, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों फाइनल प्रॉफिट नहीं है आपका, क्योंकि बेटा इस ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए बेटा आपने ये वाला खर्चा भी तो करा। सोचो अभी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक्सपेंसेस नहीं करते तो क्या आपका ये रेवेन्यूज हो सकते थे। बेटा आप एडवर्टाइजिंग ही अगर नहीं करते तो आपकी सेल्स नहीं होती, सेल्स नहीं होती तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कमाते। तो देख रहे हो ना डोमिनो इफेक्ट, सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए बेटा अभी ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए भी आपने बहुत सारे खर्चे यहाँ पे डेबिट करें। ये रहे, एक ये हो गया। अच्छा फिर जब आप ये माइनस करोगे तो आपके पास बेटा एक आएगा ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके बेटा आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आएगा। बेटा ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है भैया जो धंधे से, मेन धंधा जो आपका है, जैसे टायर बेचने का धंधा, टायर बेच के आपको टोटल कितना पैसा आ गया, बस इनकम, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। मतलब आपने भैया टायर बेचने का धंधा खोला, बस टायर बेच के आपने कितना इनकम कमा ली, बस
इसे कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ऑपरेशन से कितनी इनकम आ गई, इसे कहते हैं। तो बेटा ये सब की सब देखो ऑपरेशन से रिलेटेड है। बेटा टायर बेचने का ऑब्वियसली बेटा रेवेन्यूज बेचोगे, ये तो है टायर बेचने से। कॉस्ट ऑफ गुड्स, टायर बनाने का खर्चा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो अलग है, वो तो टायर बना, वो तो माइनस करके आए इन दोनों को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टायर बेचने के लिए बेटा टायर का सेलिंग कराया, टायर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कराया, तब जाके आपके पास ऑपरेटिंग, मतलब टायर बेच के आपके पास नेट टोटल इतनी इनकम आ गई। बेटा नेट इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम है। ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम में बहुत फर्क है, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग इनकम ये बताता है कि आपके पास टायर बेच के कितनी इनकम आ गई। अगर आपका धंधा टायर बेचने का, तो टायर बेच के आपने इतना कमा लिया। सोचो आपका बेटा फार्मा बिजनेस है, तो दवाइयां बेच के आपने कितना इनकम कमा ली। बेटा यहाँ पे फर्क है, दवाइयां बेच के कितनी इनकम कमा ली और एज अ होल बिजनेस से कितना कमा लिया, दोनों में फर्क है। मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, ये कुछ कुछ बुक्स में आपके स्टडी मैट्स में भी आपको गिवन है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बेटा मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग इनकम वर्सेस इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये है बेटा, इतना मैं क्या बोलूं आपको, ये पेपर में इतना इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल्स आ जाते हैं कभी कभी एक्चुअली इसमें। वो आपको पता है क्या करेगा, एक बार आया था ये पेपर में, मुझे याद है, बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, उसने ये बोला था कि सर देखिए इसमें आइडेंटिफाई करने का आया था कि देखिए एक एक इनकम आपको दे दी, एक इनकम आपको दे दी, बस पेपर में उसने ये बोला आइडेंटिफाई करो ये ऑपरेटिंग इनकम है या इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। अब बच्चा सोचेगा यार ये ऑपरेटिंग इनकम और कंटिन्यूड ऑपरेशन सेम ही है। अरे सेम ही तो है, दोनों वर्ड में ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग मतलब जो धंधे से आपके पास इनकम आई, बस वही है। तो बेटा यहाँ पे उस बच्चे ने एक ऑप्शन यहाँ ऑपरेटिंग इनकम उसको सिलेक्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो इनकम थी कंटिन्यूड ऑपरेशन, तो यहाँ पे उसका वो गलत हो गया था आंसर। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इसका, लेकिन ये मैं आपको डिफरेंस तब बताऊंगा जब पहले मैं आपको ये पूरा इनकम स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखिए आप इनकम स्टेटमेंट अगर ध्यान से देख रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा जब आप नीचे जाएंगे तो बेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये पूरा है आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स आया, आफ्टर टैक्स। ये वाली जो है ये बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी होते हैं बेटा, इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए एएससी भी है, ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा तब बताऊंगा, चलिए ठीक है। तो इन दोनों में बेटा जमीन आसमान का फर्क है, तभी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट करा कि बेटा बहक मत जाना बिल्कुल भी कि यहाँ पे देख के कि ऑपरेटिंग इनकम और कंटिन्यूड ऑपरेशन सेम है, नहीं बेटा इन दोनों में फर्क है। मतलब आपको बताता हूं, अगर आपका धंधा है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपका धंधा है बेटा टायर बेचना, तो बेटा टायर बेच के जो आपने कमाई करी, टायर बेच के जो आपने कमाई करी उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन एज अ होल आपने बिजनेस में जो कमाई करी बेटा, उसमें तो फिर आप टायर एज अ होल बेटा बिजनेस में तो और भी कमाइयां होती हैं बेटा। आपने आपको नो डाउट, सोचो नो डाउट आपने टायर का बिजनेस है, तो आपने टायर बेच को जो इनकम करी है, मेन धंधा तो आपका टायर बेचना है, तो मेन इनकम आपकी ऑपरेटिंग इनकम है बेटा। मेन इनकम तो आपकी वहां से आनी चाहिए ना, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, आपने बिजनेस धंधा खोला क्यों है, टायर बेच के। टायर बेचने का ही तो धंधा खोला है, तो टायर बेचने से ही आपके साथ साथ इनकम होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सत्य भी तो है कि भैया बिजनेस में सिर्फ टायर बेच के इनकम थोड़ी ना आएंगे, और भी बहुत सारी जगह जगह से इनकम आ सकती है। जैसे अरे आपने बेटा धंधे में आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, तो बेटा आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता होगा, है ना, एक डिविडेंड मिलता होगा, मतलब आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी। आपके पास कोई फोकट की एसेट पड़ी थी, आपने एसेट बेच दी, तो एसेट बेच के हो सकता है आपको वहां से प्रॉफिट आ जाए। तो ये भी जो इनकम्स है, लेकिन बेटा ये इनकम आपके धंधे की इनकम नहीं है। क्या आपने यहाँ पे एसेट बेचने का धंधा खोला हुआ है, नहीं। क्या आपने यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करने का धंधा खोला हुआ है, नहीं। ये तो आपने साइड में ऐसी पैसे इनकम कमाने के लिए यूं ही इन्वेस्ट कर रखा है, तब पैसा आता रहे धंधे में। लेकिन बेटा ये आपकी धंधे की इनकम तो नहीं है ना, धंधे से अलग इनकम है, धंधे की इनकम नहीं है, ये धंधे से अलग इनकम है। इसलिए बेटा ये आप इसको ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोलते, लेकिन है तो ये धंधे से ही आ रही है। अब ये घर से तो आ नहीं रही, धंधे से ही आ रही है, लेकिन इसको वो वाली जो इनकम है बेटा वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। मतलब मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूं, ऑपरेटिंग, मैं अगर आपको सीधी बात बोलूं, सीधी बिल्कुल, तो बेटा ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दोनों यहाँ पे ली जाती है बेटा।
मतलब बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे बेटा जरूरी नहीं है सिर्फ धंधे की इनकम आएगी, बेटा धंधे की इनकम भी आ सकती है और नॉन धंधे की इनकम भी आ सकती है। सोचो आपने टायर का बिजनेस खोल रखा है, तो टायर बेच के जो आपके पास इनकम आ रही है वो तो इसके अंदर आएगी, क्योंकि एज अ होल आपके धंधे की इनकम तो आई। लेकिन बेटा धंधे में, बिजनेस में सिर्फ टायर बेच के थोड़ी ना आप कमा रहे होगे, और जगहों से तो भी और सोर्सेज भी तो आप कमा रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके जो घर की सोर्स की इनकम है, सोचो आपके मम्मी पापा वर्किंग है, तो मेन सोर्स तो आपको वही है। मेन सोर्स की इनकम तो बेटा आपके घर की तो वही है, लेकिन बेटा सिर्फ वही थोड़ी ना, और भी जगह होंगी, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी वहां से आ रहा है, एफडी करा रखी होंगी कुछ वहां से आ रहा है, जगह जगह से आ रहा होगा बेटा। जरूरी नहीं है जहां मेन सोर्स से ही आपकी इनकम आ रही हो। ऐसे ही बेटा बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आपके पास वहीं से ही इनकम आ रहा है जो आप धंधा कर रहे हो, और भी जगहों से आ सकता है। तो जहां से आपका मेन सोर्स है, जो आपका मेन धंधा है, उसको तो ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। वो तो बेटा कंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर आता ही आता है, लेकिन जो धंधे के अलावा जो आपके पास कहीं कहीं और जगहों से इनकम भी आ रहा है, उसको बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। बट ऑब्वियसली बेटा क्योंकि वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो बेटा वो भी इंक्लूड करी जाती है। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड कर दो तो उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस। हालांकि मुझे अभी बेटा आपको बस मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, अभी डिटेल में मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है आपको ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ये इन कंटिन्यूड ऑपरेशन, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में इसको आपको पढ़ाना है। अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ये दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट आ सकता है, क्योंकि मुझे अभी एक्चुअली आपको ये इनकम स्टेटमेंट करानी है ना, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मुझे आपको ये कराना पड़ा। लेकिन लेकिन बेटा ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, ऑपरेटिंग इनकम है ना बेटा, ये जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग इनकम जो है बेटा, ये यहां भी कंसिडर होती है, ठीक है, ये यहां भी कंसिडर होती है बेटा, और ये यहां भी कंसिडर होती है, ठीक है। चलिए, मतलब यहां भी इसको बेटा, मतलब जब नॉन कंटिन्यूड ऑपरेशंस, आपको पता है कंटिन्यूड ऑपरेशंस, सॉरी, धंधे का जो ओवरऑल इनकम है, मतलब रिलायंस फॉर एग्जांपल बेटा, रिलायंस में तो और भी बहुत सारी इनकम होती है, कितने कितने विभिन्न सोर्सेस से उसके पास इनकम आ रही है, तो सारी की सारी रिलायंस की इनकम बेटा इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन रिलायंस का जो मेन धंधा है, मेन धंधा है बेटा, जो उसके मेन धंधे की इनकम है, वो यहाँ पे लिखेगा, वो ऑपरेटिंग इनकम। अब आपको आई होप बेटा डिफरेंस समझ में आएगा। ऐसी यही है, देखो ये सारी की सारी मेन धंधे से रिलेटेड है। जैसे देखो टायर बेच के आपने जो टायर का रेवेन्यू कमाया, टायर बेचने का खर्चा, टायर बेचने से जो भी ये सब खर्चे होंगे, सेलिंग वगैरह, वो सब माइनस करें, तो देखो मेन धंधे की इनकम आई है यहाँ पे, क्योंकि आप जो इनकम डेबिट कर रहे हो, खर्चे डेबिट कर रहे हो, वो सारे के सारे टायर बेच रहे हैं और उससे रिलेटेड कर रहे हो, टायर से रिलेटेड कर रहे हो, मेन धंधे से रिलेटेड कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अब जैसे ही बेटा आप देखो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट इनकम आ गई, मैंने आपको बोला था ना, नेक्स्ट इनकम बेटा यहाँ पे आप देखो सारी आपके धंधे से अलग है, मतलब आपका मेन धंधा ये करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है बेटा, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी यहाँ पे, आपके पास बहुत फोकट का पैसा पड़ा होगा, आपने कहा क्यों यहाँ पे सड़ा रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करो होगा आपने, इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गई। अब आपको मुझे बात बताओ, ये तो आपने एज अ पैसिव इनकम कमाने के लिए करा है ना, एक्टिव इनकम तो आपकी ये, एक्टिव इनकम तो ये, लेकिन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आपको यहां से आ रही है। लेकिन बेटा मुझे बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आपको आ रही है, ये क्या आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है? मतलब आपका काम है क्या यहाँ पे मार्केट में पैसा लगाना, ब्याज कमाना या डिविडेंड कमाना? अब आपका मेन काम बेटा ऑपरेटिंग इनकम कमाना है या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम कमाना है? हाँ, तो बेटा आपका मेन काम ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये कमाया तो आपने इसको डेबिट कर दिया, लेकिन अब उसको ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोलेंगे। मैंने आपको बोला बेटा, जैसे ही आप ऑपरेटिंग इनकम इनके साथ कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देते हो, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, कुछ खर्चे भी होंगे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं होंगे बेटा, खर्चे भी तो होंगे जो नॉन, जब इनकम आप, मेरी बात सुनो, जब बेटा आप इनकम कमा सकते हो धंधे के अलावा, तो बेटा आप कुछ ऐसे खर्चे भी कर सकते हो जो आपके धंधे से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन आपने धंधे में करे हैं, लेकिन आपका जो मेन धंधा है उससे रिलेटेड नहीं है। बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का बेस्ट एग्जांपल है। बेटा आपको पैसे की जरूरत थी, आपको धंधे में होता पैसे की जरूरत थी, अब आपको क्या करा, आप बताओ, बैंक के पास गए, आप बैंक के पास गए, उधार पे लिए आपने पैसा उठा लिया, अब आपको पता है बैंक आपको कोई सगा तो है नहीं, वो फोकट में लोन आपको देगा नहीं, तो बट ऑब्वियसली बेटा ब्याज पे देगा। अभी जो आप ब्याज दे रहे हो बेटा, ये खर्चा है बेटा, ये जो ब्याज दे रहे हो ये खर्चा है, लेकिन ये धंधे से रिलेटेड है। आपका मेन धंधा क्या है? मार्केट से उधार पे पैसा उठाना। आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रहा है टायर बेचना। अब आपका ये धंधा है क्या, मार्केट से पैसा उठाना, ब्याज उस पर देना? ये आपका धंधा नहीं है। तो ये जो खर्चा है, मतलब ये है बेटा, आप जो पैसा उठा रहे हो, ये आपका मेन धंधा तो है नहीं, तो जो उससे रिलेटेड भी खर्चे हो रहे हैं वो भी आपका फिर खर्चा नहीं है, मेन खर्चा नहीं है। जब आपका मेन काम ही पैसा उठाना नहीं है, तो मतलब ये आपका बिजनेस नहीं है। अच्छा, जब ये बिजनेस ही नहीं है, जो तो फिर जो इससे रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, इससे रिलेटेड जो खर्चे हो रहे हैं वो भी फिर हमारे मेन खर्चे नहीं है।
अगर मेन खर्चे होते तो फिर उसको हम यहाँ पे डेबिट करते जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये जो आप पैसा उठा रहे हो आपका मेन काम पैसा उठाना थोड़ी ना, तो ये फिर आपका मेन काम नहीं है, तो फिर इससे जो रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो भी फिर आपका मेन धंधा मेन खर्चा नहीं है, इसलिए इसको बेटा हमने यहाँ पे डेबिट करा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, सीधी बात है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हमने माइनस करा क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों प्लस, अच्छा फिर नॉन ऑपरेटिंग गेन्स हो सकते हैं और ज्यादा, इसके अलावा भी नॉन ऑपरेटिंग गेन्स, जैसे बेटा आपके पास एसेट हो गया आपने बेच दिया उसमें प्रॉफिट हो गया है ना, ये गेन्स और लॉसेस आपको पता है, अरे बचपन में लिखते नहीं थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा लिखते थे ना, वही है बस। इन सबको बेटा जब आप ऐड प्लस कर दोगे तो आपके पास मैंने बोला इनकम फ्रॉम क्या आ जाएगी, मैंने आपको बोला इसमें फिर क्या आ जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन, लेकिन बिफोर टैक्स है। अरे बिफोर टैक्स है ना, अब मेरी बात सुनो, आपके पास इनकम, अब आपके पास आगे पहले ऑपरेटिंग इनकम कमाई आपने धंधे से पहले कमाई, लेकिन धंधे के अलावा भी कुछ आपके पास इनकम होंगी, धंधे के अलावा भी कुछ इनकम होगी, उनको आप ऐड कर देना है ना। यहाँ पे मैं काम करता हूँ प्लस का साइन डाल देता हूँ, उनको आप ऐड कर देना, ऐड कर देना। अच्छा कुछ माइनस भी होंगी, मैंने आपको दिखाया ना, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो कुछ माइनस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो माइनस होंगे बेटा, तो जब हम नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा, ठीक है, नौ इसको बेटा क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है ये आपके पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। लेकिन बेटा ये तो अब ये तो आपने टोटल इनकम कमा ली, आपने कहा चलो अब ये आपका फाइनल इनकम है, अब आप इसको बैठ के खाने वाले हो, बेटा ये प्रॉफिट हो गया ना, सारा का सारा प्रॉफिट आ गया, दुनिया भर के सारे खर्चे, दुनिया भर की सारी इनकम माइनस प्लस हो गई, तो नेट में जो मामला बच गया उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट लोग बेटा कौन खाता है, मालिक लोग ही तो खाएंगे। बेटा धंधा किस चीज के लिए खोला जाता है, मुनाफे के लिए, मुनाफा आ गया तो उसको बैठ के खा लो ना, लेकिन खाने से पहले बेटा कुछ लोग हैं जो वो आपसे मांगने आ जाएंगे, कौन है वो, सरकार। बेटा आप प्रॉफिट आराम से अपना खुशी खुशी लेके घर जा रहे थे उसको, ताकि हम बैठ के आराम से इसको खाएंगे, लेकिन खाने से पहले बेटा कोई आएगा आपसे हिस्सा मांगने, वो है सरकार। सरकार बेटा कहेगी तुमने ये प्रॉफिट कमा लिया, हाँ मतलब तुमको बेनिफिट हो रहा है, हाँ बेनिफिट, अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो फिर बेनिफिट पे टैक्स भी तो दो, मतलब आपको इसमें बेनिफिट हो गया ना। हाँ तो बेटा सरकार के इनकम टैक्स में क्या लिखा है, इनकम टैक्स में क्या लिखा है कि बेटा अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट पे आपको सरकार से टैक्स देना पड़ेगा, मतलब बेनिफिट पे पिटाई होगी आप। अब आप बोलोगे यार तो गलत बात है, हमने बेनिफिट कमाया आप इस पर टैक्स क्यों लोगे, क्योंकि सरकार ये कहती है ये जो आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो, धंधा कर पा रहे हो, लोग आपसे ले पा रहे हो, ये सब हमारी वजह से, ये सारी के सारे क्योंकि हमने सोर्सेस आपको अवेलेबल कर रखे हैं, हमने लॉ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप चीजें मदद ले पा रहे हो, सरकार से कितनी सर्विसेज ले पा रहे हो। अरे आपने ये जो कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है सरकार की मदद से रजिस्टर्ड करवा रखी है, अगर आपको सरकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देती, आपको कंपनी अस्तित्व में नहीं आती, तो आप धंधा कैसे करते, तो सरकार की वजह से आप कर रहे हो, तो सरकार को इस प्रॉफिट में हिस्सा दो, तो सरकार बेटा अपना उस प्रॉफिट पे लेगी। तो सीधी बात है, बेनिफिट अगर आपको हो रहा है तो बेनिफिट, क्योंकि प्रॉफिट इज अ बेनिफिट, अब बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट पे टैक्स तो आएगा, सीधी बात है बेटा, बेनिफिट पे आपको देना पड़ेगा, इसलिए हम प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स देंगे, तो प्रॉफिट पे आ गए तो इस पे सरकार को टैक्स दे दो, तो लेस टैक्स जब आप कर देंगे एट जो भी परसेंट होगा बेटा, तो आपके पास बेटा आ जाएगा यही, यही आएगा, चलो यहीं से समझाता हूं, आपके पास यही चीज आएगी, बस उसमें जो टैक्स माइनस कर देना बेटा, टैक्स माइनस कर देना, जब टैक्स माइनस करोगे तो इनकम फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये है आपका फाइनल अमाउंट, यही होता है फाइनल अमाउंट। अच्छा आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, जर्नली जर्नली मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकम स्टेटमेंट में कभी कैच की बात बताता हूँ, रियल लाइफ इनकम स्टेटमेंट दिखाऊंगा बेटा, उसमें जनरली आपको बताऊं कभी कंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं लिखा होता बेटा, नहीं दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, तो आप बोलोगे सर यहां गलत दिखा दिया क्या, नहीं बेटा गलत तो नहीं दिखाया, ये एक केस है, मतलब जब यहां पे देखो बेटा इसके नीचे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जब आपके बिजनेस में हो जाते हैं, मतलब आपके धंधे में बेटा एक एएससी है बेटा, एएससी में आपको समझाऊंगा, एएससी के डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा, एक एएससी के हिसाब से बेटा जहां पे ऑपरेशंस तो नहीं कंपोनेंट्स लिखे हैं, कंपोनेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आते यहाँ तक नहीं समझा रहा, वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जब भी आपके धंधे में केस हो जाता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब आप कोई काम कर रहे थे, आपका कोई बिजनेस था, आपका कोई यूनिट था, तो जो आपने टायर बेचना, तो टायर बेचने में से एक वन ऑफ द प्रोडक्ट था X1, X1 बेटा अब आपको नहीं चलाना, आपने कहा इसके मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, आपको उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया, तो बेटा ये डिसकंटिन्यूड जब हो जाएगा तो बेटा आपको कुछ कंटिन्यूड ऑपरेशंस भी फिर साथ में दिखाने पड़ेंगे, जैसे बेटा अगर माइनस दिखा रखा है तो बेटा साथ में प्लस तो दिखाना पड़ेगा ना, प्लस दिखा रखा है तो फिर माइनस दिखाना पड़ेगा, ऐसी बेटा अगर आपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अगर आपको फिर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ना, ट्रांसपेरेंट व्यू है ना, फेयर है,
फेयर व्यू वाला कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं ना, तो बेटा उसके हिसाब से अगर आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दिखा रहे हैं कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और उससे अब इनकम मेरे नहीं आने वाली है, या आगे अभी चल रहा है लेकिन आगे डिसकंटिन्यूड होने वाला है, तो बेटा उसमें फिर हमको कंटिन्यूड ऑपरेशंस भी दिखाने पड़ते हैं, ताकि हम एनालिसिस को ये दिखा सके कि भैया एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना पड़ेगा ना आपको एनालिसिस को। एनालिसिस जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर आपको ये दिखा रहा हो कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है कि भैया ये फलाना फलाना मेरे यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो आगे जाके डिसकंटिन्यूड होने वाले या हो गए, तो बेटा उसको फिर ये भी तो दिखा, फिर आगे अभी अभी कौन सा फिर चल रहे हैं। बेटा आप उसको ये तो दिखा रहे हो कि ये आगे वाले खत्म होने वाले हैं, अच्छा वो सोच रहा है अच्छा ये फिर खत्म होने वाले हैं, तो फिर अभी इसके पास कौन कौन से जो अभी चल रहे हैं, बेटा वो भी दिखाने पड़ेंगे, इसलिए हमको कंटिन्यूड ऑपरेशंस दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई डिसकंटिन्यूड नहीं है, मतलब अभी चलते रहेंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं है जो ना आगे जाके खत्म होने वाला है ना अभी और ना अभी हो रहा है, तो बेटा फिर आपको डिसकंटिन्यूड और ना ही फिर कंटिन्यूड दिखाना जरूरी कोई भी नहीं है, कुछ भी दिखाना नहीं है बेटा। अरे डिसकंटिन्यूड जब आपको कोई है ही नहीं, ना होने वाला है ना अभी है, तो फिर आपको कंटिन्यूड ऑपरेशन भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो बिल्कुल कॉमन सेंस है ना बेटा, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, फिर तो एनालिसिस को पता ही है, मतलब ये नहीं दिखा रहा है इसका मतलब इसके सारे के सारे प्रोडक्ट चल ही रहे हैं ये, तो फिर क्यों दिखा रहे हो कंटिन्यूड ऑपरेशन, उसको पता ही है। अरे उसको एनालिसिस को पता है यार, जब आप दिखा ही नहीं डिसकंटिन्यूड, मतलब उसको पता है आपका कोई आगे ना डिसकंटिन्यू होने वाला है ना भी हो रहा है, तो मतलब धंधा चल रहा है, तो धंधा चल रहा है तो फिर कंटिन्यूड क्यों दिखा रहे हो। लेकिन आगे जाके अगर कुछ डिसकंटिन्यू हो गया या हो सकता है, तो बेटा फिर उसको एज अ इन कॉन्ट्रास्ट आपको कंटिन्यूड भी दिखाना पड़ेगा कि भैया देख मेरे ये डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, तो बेटा ये जो है अभी ये चल रहे हैं और ये डिसकंटिन्यूड होने वाला है, ताकि उसको पता चले अच्छा ये चल रहे हैं और ये खत्म होने वाले हैं। लेकिन जब आगे जाके कुछ खत्म ही नहीं होने वाले ना हो रहे हैं, तो बेटा फिर क्यों दिखा रहे हो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, फिर तो बिल्कुल सिंपल बनाओ जैसे बचपन से बना रहे हैं बैलेंस शीट, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी बस मैंने आपको प्रो फॉर्म समझाया, अभी तो बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाया, इन डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप बेटा जो भी स्टडी मैट फॉलो कर रहे हैं एक बार उसकी रीडिंग करिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाला हूँ, इसके एलिमेंट्स पे फिर मैं आपको उतर जाऊंगा, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।